आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। लगातार इस बड़े मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक कानून देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं, इस मुद्दे को लेकर के लोगों की अलग अलग राय है। एक धड़ा है जो ये कहता हुआ नजर आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए। अगर देश एक है तो वहां के जो नागरिक हैं उनके लिए कानून भी सामान्य होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा धड़ा है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हर धर्म और हर जाति के जो कानून है, जो उनके जो धर्म और जाति के जो चीजें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसके मद्देनजर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना देश में हानिकारक साबित हो सकता है और इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी केवल एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है। यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से बहुत सारी चीजों में बदलाव होंगे और यहां पर केवल एक धर्म विशेष को टारगेट करने का जो आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है, क्या ये वाकई सही है? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो देश में होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर कोई भी किसी और धर्म जाति का हो। वो सीधे तौर पर एक ही कानून होगा और एक ही कानून सब पर सामान्य तरीके से लागू होगा। लेकिन क्या अब वाकई यहाँ पर ऐसा होता हुआ नजर आए? क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां संसद के मॉनसून सत्र में बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी। श्री रिपुन बोरा जी, रिपुन बोरा। Thank you, sir. With heavy heart, I am standing here to oppose this bill. But, sir, Sorry, extremely sorry. This is my fault. Now, Sri Kapil Sibal ji. Very much, sir. Will be called later on. I rise to oppose this bill. Sir, I was very disturbed the other day, and when the distinguished Home Minister said the other day in the other house, why do we need this bill? After independence, if Congress had not done partition on the basis of religion, then we would have not needed this bill today. The Congress did partition on the basis of religion. I don't understand which history books the learned Home Minister has read, which authors he has consulted. Entire political science. But I would like to remind him of what Savarkar said. The two-nation theory was not our theory. You are going to fulfill it today by the passing of this bill if it is passed. Savarkar said, and I quote, "As it is there are two antagonist nations living side by side in India." That's not us. Several infantile politicians commit the serious mistake in supposing that India has already wedded into a harmonious nation, or that it could be welded thus for the mere wish to do so. These are well-meaning but unthinkable friends take their dreams for realities. That is why they are impatient of communal tangles and attribute them to communal organizations. The two-nation theory was perpetrated by Savarkar. And this is what Ambedkar said. He said, strange it may appear, Mr. Savarkar and Mr. Jinnah, instead of being opposed to each other on the one nation versus two nations issue, are in complete agreement about it. Yeah. Shame. Both agree. Not only agree, but insist that there are two nations in India. One the Muslim nation and the other the Hindu nation. I request the Home Minister to withdraw that allegation, because we in the Congress
believe in that one nation. You don't believe in it. Sir, the next point, और गृह मंत्री जी ने सही कहा कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक बिल है. हाँ, ऐतिहासिक बिल है क्योंकि आप संविधान की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक बिल है. आप हमारे इतिहास को बदलने जा रहे हैं, इसीलिए ऐतिहासिक बिल है. और आपने ये भी कहा कि करोड़ों लोग एक नए सवेरे को कल देखेंगे. मैं आपसे ये भी इल्तिजा करना चाहता हूँ कि लाखों लोग की रात खत्म नहीं होगी, ये काली रात खत्म नहीं होगी. आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करते हैं. सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया. You said rise above politics. I request you, Home Minister, you rise above politics. Because this is nothing but politics. You are destroying the future of this country. Sir, I have the following things to say and following objections about this bill. First, this bill gives legal color to the two-nation theory, which I have already stated. Two, religion cannot be a factor in the acquisition of citizenship that has been rejected by the Constitution of India. So there are three concepts that you must understand, which is the basis of citizenship. Number one, born in the territory of India. Number two, my parents were born in the territory of India, descent. And number three, that I am ordinarily resident in the territory of India. There is no fourth concept on the basis of which citizenship can be granted. So I might tell you something very interesting. I belong to a family which used to live in Lahore. I came to India and I was born here in 1948, but my brothers, my sister, my parents, my grandparents were all born in Pakistan. We were all refugees. When we came to India, we were not citizens of India. Why? Well, because we were not born in the Republic of India. Therefore, we were not citizens of India. But there was a provision in the Constitution which said that if you are born in an India of 1935, undivided India, then you shall be a citizen of India. But that was not the only thing. I had to become a resident of India. I had to come to India 6 months prior to July 1948. And if I came to India 6 months prior to that, I would have been a citizen of India. So residence, ordinary resident, bona fide residence is an essential element for being a citizen. For those who came after the 19th of July 1948, they had to file an application before an appropriate authority. And in that application, before they filed it, they should have been resident in India for the last 6 months. They too could not get citizenship. So that's the basis and the foundation of citizenship. That's why Mr. Chidambaram asked, who has advised you to do all this? Who has advised you? Who has given you that opinion from the Law Ministry and the Attorney General? None. Let me tell you something else now, sir. Under Article 11, there is a provision which says that through another act, through a law made by Parliament, somebody can acquire citizenship or terminate citizenship. That is the Citizenship Act. Now, so the Citizenship Act, some very interesting provisions. Let me just tell you just a couple of them. The Citizenship Act says that if you are born in the territory of India from January 26, 1950 to July 1, 1987, you shall be a citizen of India. If you are born in the territory of India from July 1, 1987 to when the 2003 bill has been passed, which was passed in 2004, which is the Citizen Amendment Bill, you shall be a citizen of India if one of your parents is a citizen of India. And if you are born after 2004, you shall be a citizen of India if one of your parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant. That is the condition of the Citizenship Act. If one of the spouses is an illegal migrant, you can't be a citizen of India. Now, sir, what amendment have you brought? Just think about it. What does your amendment say? Let me just tell you what it says. I'm sure you've read it. Provided that you are making an amendment to 2(1)(b). You say, provided that any person belonging to Hindu,
Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India on or before 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government by or under Clause C of subsection 2 of section 3 of the Passport Entry into India Act 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act 1946 or any rule or order made thereunder shall be treated as an illegal migrant, shall not be treated as an illegal migrant for the purposes of this act. Now please tell me, the Foreigners Act deals with people who are declared to be foreigners. The Passport Entry into Act deals with people who have entered into India without a valid document. And now in your objects and reasons you have said that these are all people who have been persecuted. Where is the provision for persecution in the Act? There is no provision for persecution. There is no provision for persecution. If a man came from Bangladesh or from Pakistan into India in 1972 and he has been an illegal migrant after 1972 till date, how will he prove, how will you say that he has been persecuted? Unless he says that he was persecuted. Amongst all the people who have come to India without any legal documentation, has anybody said that they have been persecuted? Do we have a law here which says that you apply and say that you are persecuted and you shall be granted citizenship? It's very interesting, Mr. Nadda in the course of his speech mentioned Dr. Manmohan Singh and what he said, but he didn't mention what Advaniji said. I wish he had. Because Dr. Manmohan Singh said, look, if people have been persecuted and they have come from our neighboring countries, you must give them citizenship. उनको नागरिकता मिलनी चाहिए. और अडवाणी जी ने क्या कहा? वो मैं आपको जवाब देता हूँ. उन्होंने कहा, there are various kinds of allegations made that you are making discrimination between this and that, which we do not propose to do. We always say that a person who has to flee because of religious persecution is a refugee, bona fide refugee, and he cannot be regarded on par with the illegal immigrant who may have come here for any reason, even for economic reasons. If he is an illegal immigrant, he is an illegal immigrant. This is what Advaniji said. Now, if these people are illegal immigrants, on what basis you say that they have been persecuted? Has anybody said that they have been persecuted? There are also other illegal immigrants, I won't name the religion they belong to, who have also come, who are also illegal immigrants. So how do you discriminate between one illegal immigrant and another illegal immigrant? And how do you say, आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग तो persecute हुए थे, आपको कैसे मालूम कि वो persecute हुए थे? मैं उदाहरण देता हूँ. एक शख्स यहाँ 1972 में आया, 1972 में आया, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु हो गई, आज वो है नहीं, उसके बच्चे कहते हैं मुझे सिटीजनशिप दो, आप कैसे दोगे? जिसकी मृत्यु हो गई वो तो कह नहीं सकता कि भाई वो प्रोसिक्यूट हुआ था, उसने कभी पहले कहा है भी नहीं, तो बच्चों को सिटीजनशिप कहां से मिलेगी? किस आधार पे दोगे आप? वो मापदंड क्या है? किसी ने कोई कहीं गया है, बोला है, इन ये जो लाखों लोग हैं जिनकी आप बात करते हो, 19 लाख, चलिए 19 लाख की बात करते हैं, उनमें कितने हिंदू हैं? 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं. लेकिन किस ऐसे हिंदू ने कहा है कि मैं परसिक्यूट हुआ था? आपको साहब बड़ी गलतफहमी है. उन्होंने मालूम क्या कहा है अपने लेगेसी पेपर्स में कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं. उन्होंने सब डिक्लेरेशन दी है कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं. आप उसको इस विधेयक के द्वारा झूठ बुला रहे हो. Please conclude. जो शख्स वन सेकंड सर, जो शख्स कह रहा है कि मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, आप उसको कहना चाहते हो नहीं नहीं तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो, तुम कहो तो तुम तो बांग्लादेश से आए थे और क्यों परसिक्यूट हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटीजनशिप देंगे. ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से. आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है. कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC, फिर दोबारा NRC, मतलब के फिर 370. आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है. आप नाम से
किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में, आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस में जो नौ रत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते हैं, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी।
कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री, तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है, मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है, सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री, समानता अनेकता अलग चीज है। यह देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है, भारत एक रजाई की तरह है, नेहरू ने कहा था, जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए। यह भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं, मेघालय के, उन्होंने तनकीद की, बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता, अरे रिकॉर्ड है तो बताओ, बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का, मगर बीजेपी के पास नहीं। बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत, अरे कहां है डेटा बताओ। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर जो है खारिज कर दिया जाएगा या फिर ये लागू हो जाएगा, इसके ऊपर बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।